वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम साइंस का जो सेट एग्ज़ाम होने वाला है उसका रिवीजन सेट लगाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर के जो चैप्टर शामिल किए गए हैं उन चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें अपने स्कूल की व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आज की जो क्लास है उसको हम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि सेट एग्ज़ाम चल रहे हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनका लेवल अगर आप देखें काफ़ी डीपली आपको पढ़ना पड़ रहा है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, एसएसटी का, सभी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये राइट समय है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि जो साइंस की जो रिवीजन हमने करनी है वो जल्दी से हम कर पाएँ। जल्दी से शेयर कर दें ताकि आज की जो क्लास है उसको हम शुरू कर सकें। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान है का पाठ्यक्रम है और बात चल रही है कि हमने जो पाठ्यक्रम लेना है वो कौन से मंथ का है, वो है दिसंबर का। ठीक है ना। दिसंबर में सेट एग्जाम में जो लेसन नंबर 5 है आपका तत्वों का आवर्त सारणी वर्गीकरण है। और यहाँ पर पार्ट जो 14 है ऊर्जा के स्रोत है और पार्ट 16 है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और जो एक्सपेरिमेंट है वो अलग की बात है, लेकिन हमारे पास जो लेसन है लेसन नंबर 5 है, लेसन नंबर 14 है, लेसन नंबर 16 है। 3 लेसन है, 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आज हम जो सबसे सिंपल है ऊर्जा के स्रोत लेसन नंबर 5, इसको हम शुरू करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर की जो मोटी मोटी जो बातें हैं, डेफिनेशन है, उनको हम लें, एमसीक्यू क्वेश्चन करें और बोर्ड में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं उनका भी हम यहाँ पर रिवीजन सेट लगा पाएँ। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चलिएगा, ये तो जो टॉपिक है हटाए गए हैं, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो। चलिएगा पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे। तो लेसन नंबर 5 आपके पास है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहले क्या है, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिएगा, आप चल पा रहे हो तो वो जो ऊर्जा है, आप खाना खाते हो, खाना खाने से आपको ऊर्जा मिलती है, तो जो ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता है। आप कितना किलो वेट उठा सकते हो, आपकी एनर्जी है, पावर है। चलिएगा बढ़ते नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। वस्तुओं में उनकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे गतिशील वायु, गतिशील जल आदि। अब देखिएगा, गतिशील वायु का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कई बार देखा कि बहुत तेज जब तूफान आता है तो हवा में इतना मतलब फोर्स होता है, इतना बल होता है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो बड़े बड़े जो घर जो छप्पर बने होते हैं उनको उड़ा देते हैं। तो ये क्या है, ये उनकी ऊर्जा है। और ये ऊर्जा किसके कारण हुई है, क्योंकि हवा तेज चलती है, उसमें जो गति है, गति के कारण उसमें ऊर्जा आई है। और इसी प्रकार आपका जो जल है, आपने जल देखा कि पानी, नहर में जब पानी चल रहा होता है तो वो पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा ले जाता है। तो जो गतिशील है, गति के कारण वो ऐसा कर पा रहा है। तो ये क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। चलिए बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 है स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, उसकी स्थित ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिति या विकृति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थित ऊर्जा कहलाती है, जैसे खींचा हुआ तीर कमान, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ आदि। क्या कहना चाहता है यहाँ पर, देखिएगा, आपने कई बार क्या है, आपने तार को खींचा होगा और तार खींचने के बाद जो स्थिति होती है, आपको वो स्थिति बनाने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है। आप जैसे ही उसको रिलीज करते हो फिर से पहले वाली पोजीशन में आने की कोशिश करता है। या रबड़ आप खींचते हो तो वो जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, उसकी
स्थित ऊर्जा कहलाती है। पहाड़ों पर बड़ी बड़ी जो बर्फ है उसके अंदर भी क्या होती है, उसके अंदर भी स्थित ऊर्जा होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम। उदाहरण के लिए देखिएगा, आप बिजली है, बिजली जब बहती है, विद्युत ऊर्जा क्या है, पंखे में जब जाती है तो पंखा घूमने लग जाता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो विद्युत ऊर्जा थी वो किस में बदल गई है, वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई है। इसी प्रकार जब आप ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो वो ही विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि आप ऊर्जा को तो न तो बना सकते हो और न ही इसको मिटाया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। नंबर 5 क्या है, इंजन। अब इंजन क्या होता है, यह उपकरण जिस द्वारा ऊर्जा के एक रूप को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इंजन कहलाता है। हाँ जी, इंजन हम पढ़ रहे हैं कि यह उपकरण जिस द्वारा ऊर्जा के एक रूप को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब देखिएगा, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल का इंजन है या रेलवे इंजन है, वहां पर हम क्या करते हैं, देखिए जब हम मोटरसाइकिल की बात करें तो उसमें ऑयल फ्यूल डाला जाता है, और जो फ्यूल है कि जो ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, वो बदल जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सोलर एनर्जी क्या है, कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। आपने देखा होगा कि जो सूरज है वो क्या है, हमारे लिए सबसे जो सौर जो ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सभी का स्रोत क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हमने क्या कहा, उसको कहा हमने सोलर एनर्जी। बढ़ते हैं नंबर 7, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। कि वायु के विशाल द्रव्यमान की गतिशीलता से संबंध गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। अब जो हवा होती है, बहुत सारा आपने देखा होगा कि हवा में जो गतिशीलता होती है, जो गति होती है, उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है पवन ऊर्जा का। बढ़ते हैं 8 की तरफ। कृष्ण पट्टी या सतह, ब्लैक सरफेस, वह पट्टी या सतह जो परावर्तक सतह की अपेक्षा अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है। तो कई बार आपने देखा कि जब गर्मियों में हम क्या करते हैं, जब हम गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो क्या है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से आपको अधिक गर्मी लगती है। तो इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया कृष्ण पट्टी या ब्लैक सरफेस कहा गया है। नंबर 9 पे बात करते हैं सौर कुकर। सोलर कुकर क्या है, वह सौर ऊर्जा से कार्य करने वाला उपकरण जिसे खाना बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आपने बच्चों साइंस लैब में आपने देखा होगा कि एक ब्लैक कंटेनर होता है और ऊपर उसके ऊपर लेंस लगा होता है, और उसके अंदर अगर आप पानी रखते हो तो वो पानी गर्म हो जाता है। आप चाहो तो उसके अंदर चावल डाल सकते हो, तो वो चावल भी गल जाएंगे, चावल भी पक जाएंगे। तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, हम सोलर कुकर कहते हैं। इसको अलग प्रकार से आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ प्रकाश में रख दीजिएगा, तो वो जो खाना आप रखोगे वो खाना पक जाता है। बात करते हैं नंबर 10 की, सौर सेल। सौर सेल क्या है, ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। सोलर सेल, ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब आपने देखा हो कि हमने बहुत सारी प्लेटें खरीदी हुई है, वो प्लेटों का क्या काम होता है, आपने अपने स्कूल की बिल्डिंग पे लगी हुई प्लेट देखी होगी कि हम क्या करते हैं, हम सोलर सेल प्लेट लगाते हैं। तो सूर्य से क्या होता है, सूर्य से इसको प्रकाश प्राप्त होता है, और ये सोलर प्लेट क्या करती है, ये सोलर प्लेट उस ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किस में बदल देती है,
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है, सोलर सेल है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है सागरीय तापीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी। महासागर की सतह के जल तथा गहराई में स्थित जल के ताप में सदैव कुछ अंतर होता है और ये अंतर 20 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। इस रूप में उपलब्ध ऊर्जा को सागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है बच्चों कि आप अगर घर में भी इसको आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, कई बार जब हम सर्दियों में, आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब पानी गर्म करते हैं, ये कोई पानी का कंटेनर है और यहाँ पर लगा हुआ है पानी को गर्म करने के लिए यंत्र। तो आप देखते हो कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे जो होता है, नीचे वाला पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जबकि ऊपर वाला पानी ठंडा ही रहता है। कुछ टाइम लगता है यहाँ तक गर्म होने के लिए, लेकिन नीचे वाला पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ऊपर का पानी आपका गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों के टेम्परेचर में क्या होता है बच्चों, अंतर आ जाता है। और इस अंतर के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया है सागरीय तापीय ऊर्जा। यानी सागरों में तो ये होता ही होता है, क्योंकि बहुत गहराई में, अगर आप समुद्र की गहराई की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। यहाँ पर जो जल का जो तापमान होता है, जो नीचे होता है, दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इन दोनों अंतर के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, सागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट, लवणीय प्रवणता क्या है, सैलिनिटी इंग्रेडिएंट्स। लवण सांद्रता की भिन्नता को लवणीय प्रवणता कहते हैं, कि जो अलग अलग लवण होते हैं उनकी सांद्रता अलग अलग पाई जाती है। नंबर 13 क्या है, ईंधन। वे पदार्थ जिनको जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ईंधन। जैसे घर में आपके पास लकड़ी है, लकड़ी को आप जलाओगे तो आपको ऊर्जा मिलती है, तो ये क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। नंबर 14 क्या है, जीव द्रव्यमान बायोमास। जंतुओं और पौधों के शरीर में उपस्थित पदार्थ का जीव द्रव्यमान कहते हैं। तो क्या बात पता चली कि जंतुओं और पौधों के शरीर में उपस्थित पदार्थ को जीव द्रव्यमान कहा जाता है। नंबर 15 क्या है, बायोगैस। यह CH4, Ca2 तथा H2S गैसों का मिश्रण होता है। यह प्राय वनस्पति गोबर, या जंतु अपशिष्ट पदार्थों के जल की उपस्थिति में किण्वन के फलस्वरूप होता है। क्या कहना चाहता है कि जो बायोगैस होता है, देखिए बायोगैस का जो मुख्य संगठन क्या है, वो आपके पास होता है CH4। ठीक है जी, CH4 यहाँ पर मुख्य संगठन है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है जी, CH4 बायोगैस में क्या है, CH4 है, Ca2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इन गैसों का मिश्रण बायोगैस बनाता है। यह प्राय वनस्पति, आपने देखा होगा कि कुछ घरों में क्या करते हैं, गोबर से गोबर गैस बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल आ गया, बायोगैस का एग्जाम्पल आपके पास आ गया है। बात करते हैं भंजक आश्वासन की। डिस्टिलेशन क्या है कि किसी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में अत्यधिक गर्म करना भंजक आश्वासन कहलाता है। कोयले के भंजक आश्वासन से कोल तार, कोक तथा कोल गैस प्राप्त होती है। नंबर 17 क्या, जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल क्या है कि जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की सतह में दबे हुए जंतु तथा वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तो आपको पता कि बच्चों क्या होता है कि लंबे समय के बाद अगर आप हम क्या करते हैं, जीव जंतु जो है पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं
और लंबे समय के बाद जब हम वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है हमें, वहाँ पर हमें तेल मिलता है या कोयला। ये चीजें जो पाई जाती है धरती के अंदर, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। नंबर 18 पर क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है भी, यह द्रवित पेट्रोलियम गैस है जो कि घरेलू ईंधन है। यह इथेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। तो आपको पता है कि आप एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसमें जो मुख्य जो संगठन है वो आपने याद रखने हैं, इथेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। नंबर 19 पर क्या है, संश्लिष्ट तेल सिंथेटिक पेट्रोलियम क्या है, यह कोयले की उच्च ताप तथा दाब पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा बनता है। तो नंबर 20 क्या है, ज्वलन ताप क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है बच्चों, जिस विशेष ताप क्रम पर कोई बाह्य दाह्य पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। की अब डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर पर। अब देखिए जैसे लकड़ी है, लकड़ी का क्या है बच्चों, लकड़ी जो है उसका जलना और एक तेल का जलना, लकड़ी को जलने में काफी टाइम लगेगा और जो तेल है तेल को आप उसी टाइम जला सकते हो। तो दोनों का टेम्परेचर अलग हो गया है। तो यहाँ पर जिस ताप पर कोई जलना शुरू कर देता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका ज्वलन ताप। बात करते हैं नंबर 21 की, कैलोरी मान या उसमें मान क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम द्रव्यमान के ईंधन को पूर्ण रूप से जलाने से उत्पन्न ऊष्मा को ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। ठीक है ना, कि आपने 1 ग्राम लकड़ी लो या तेल लो, उसको पूर्ण रूप से जलाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाती है इसकी, वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाती है कैलोरी मान। बात करते हैं सैलरी की। गोबर का पानी में घोल जो संयंत्र में अवशेष के रूप में प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैलरी। तो आपने बायोगैस प्लांट में देखा होगा कि बायोगैस प्लांट में क्या किया जाता है, वहां पर जब गैस निकाल ली जाती है तो जो गोबर जो निकलता है, ठीक है ना, आपने अगर गोबर का जो बायोगैस का जो प्लांट अगर आपने देखा हो, वहां पर गोबर डाल दिया जाता है। एक तरफ से जो गैस की पाइप लगाई जाती है और दूसरी तरफ से क्या होता है कि जो गोबर है वो निकल रहा होता है लिक्विड के रूप में। उसको क्या कहा है, उसको कहा है सैलरी का नाम दिया गया है। ठीक है, याद रख सकते हैं। बात करते हैं नोदक की। प्रोपेलेंट्स क्या है कि रॉकेट ईंधन नोदक कहलाते हैं, कि जो रॉकेट के अंदर विशेष प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है जिसको नाम दिया है नोदक का। यह किसी सांद्रित ईंधन तथा उपचायक का मिश्रण होता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, वह ऊर्जा जो ज्वार भाटे के जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। कि आपने देखा होगा कई बार समुद्र में क्या होता है कि पानी बहुत ऊपर तक उठ जाता है, ठीक है, और उठने के कारण क्या होती है उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उस ऊर्जा को नाम दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी, वह ऊर्जा जो समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है उसे कहते हैं तरंग ऊर्जा। नंबर 26 क्या है, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी की गहराइयों से तप्त स्थल और भूमिगत जल से बनी भाप ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है कि बाहरी परमाणु के तत्वों के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा
कहा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी का बच्चों आपको पता है कि परमाणु के क्या करते हैं, परमाणु का हम क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन किया जाता है, और नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा पैदा होती है उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। सौर सिद्धांत, सोलर कांस्टेंट क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर सिद्धांत का नाम दिया गया है। चलिएगा, अब पहले 10 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा और फिर जो बोर्ड के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आपने कमेंट करके आंसर करना है। ठीक है जी, पहले इन क्वेश्चनों को मैं करा देता हूं। बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 25%, 50%, 75% एंड 100%। अब आपको पता बच्चों की बायोगैस में जो मीथेन प्रमुख संगठन होता है, प्रमुख है तो उसकी मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा पाएगी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 75%। आपने याद रखना है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीथेन जो है CH4 जो आपकी है वो क्या रहती है, CH4 इसकी प्रमुख घटक है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 75%। सूर्य भविष्य में लगभग कितने वर्ष तक ऊर्जा विकसित करता रहेगा, यानी जो ऊर्जा आपको मिल रही है वो कितने साल और चलती रहेगी? तो आपको बताना चाहेंगे कि 500 करोड़ साल और ये ऊर्जा चलती रहेगी, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। हमारे देश में प्रतिवर्ष कितने किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? कि जो सौर ऊर्जा है जो हम सूरज से प्राप्त करते हैं उसका उत्पादन कहाँ तक पहुंच गया बच्चों, वो आपका पहुंच गया लगभग 5000 बिलियन। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका राइट है, इसको आपने याद रखना। यहाँ तक हम जो सौर ऊर्जा से उत्पादन करने में कामयाब रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिएगा आप इसका आंसर कमेंट करें। 1 मिनट में आपने कमेंट कर देना है इसका आंसर कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। जो राइट आंसर आपको लगता है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि विच वन इज द राइट आंसर। एक मिनट में आपने कमेंट कर देना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपने नाम के साथ कमेंट करके इसका आंसर करें। और समय समाप्त। तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है सौर सेल बनाने में उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सौर कुकर एक 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने के लिए कितने घंटे ले सकता है? यानी जो टेम्परेचर है 100 से 140 तक पहुंच जाए सौर कुकर में, उसके लिए कितना समय ये लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला बच्चों, वो आपका बनने वाला है 2 से 3 घंटों में ये टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन ठोस ईंधन नहीं है? चलेगा, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। नंबर ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है कोक, ऑप्शन डी है केरोसिन। इसे सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता,
जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। विद इन 1 मिनट आपने कमेंट कर देना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर ठोस ईंधन, ईंधन है लेकिन वो ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो समय समाप्त हो गया, चलेगा करते हैं। अब आपने कोयला देखा है, कोयला भी ठोस होता है, लकड़ी भी ठोस होती है, कोक भी ठोस होता है, लेकिन जो केरोसिन तेल जो होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एलपीजी का कैलोरी मान क्या है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मीथेन 46 किलो जूल पर ग्राम। ऑप्शन बी है 96 किलो जूल पर ग्राम। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन 146 किलो जूल पर ग्राम। ऑप्शन डी है 196 किलो जूल पर ग्राम। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिएगा, ये आपने ही कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि एलपीजी का जो कैलोरी मान होता है बच्चों वो क्या होता है। जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि एलपीजी का जो कैलोरी मान होता है, कि एलपीजी से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होने वाली है वो क्या कितनी हो सकती है, वो आपने कमेंट करनी है। विद इन 1 मिनट आप इसका आंसर कमेंट करें, कैलोरी मान। जल्दी से कमेंट करें। और समय समाप्त हो गया है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन। कि जो मीथेन है कितनी ऊर्जा देने वाली है पर ग्राम से, 46 किलो जूल पर ग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है। बड़ा सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, इसका आंसर आप भी कमेंट करें। विद इन 1 मिनट आपने कमेंट करना कि जो बायोगैस जो होती है उसमें क्या नहीं होता। उसके अंदर CH4 नहीं होती, मीथेन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, या H2 नहीं होती, या O3 नहीं होता। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला है। बायोगैस की यहाँ पर बात की जा रही है और आपने बताना है कि बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करें विद इन 1 मिनट विच वन इज राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों की बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। और समय समाप्त आपका। तो यहाँ पर CH4 भी होता है, CO2 भी होता है, H2 भी होता है, क्या नहीं होता है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग के प्रत्येक वर्ग मीटर द्वारा कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड प्राप्त की जाती है। कि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका जो ऊपरी भाग है ना, वहां पर प्रत्येक वर्ग मीटर द्वारा, प्रत्येक वर्ग मीटर का अगर आप एरिया लेते हो तो कितनी ऊर्जा, यानी 1 सेकंड में यहाँ सूर्य से कितनी ऊर्जा ली जाती है, इसका आपने आंसर बताना है। और इसका जो आंसर बनता है बच्चों वो क्या बनेगा, वो बनेगा 13.6 किलो जूल। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा
अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने ही कमेंट करना है। चलिएगा, समय शुरू करना चाहूंगा आपका। विद इन 1 मिनट आप इसका आंसर जो है वो कमेंट करें कि निम्न में कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। जल्दी से कमेंट करें। अपने नाम के साथ कमेंट करना है बच्चों। अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत निम्न में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? जल्दी से कमेंट कर दें। अनवीनीकरण, जिसको फिर से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, कौन सा आंसर बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों इसका राइट आंसर। और इसी के साथ समय समाप्त आपका। देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन आना चाहिए वो क्या आएगा? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जीवाश्म ईंधन क्या है आपके पास सीमित मात्रा में है, इनका एक बार प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा नहीं बनने वाले हैं। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये क्या है? इनका बार बार से आप नवीनीकरण कर सकते हो, तो सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। और आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कि जैव से जो प्राप्त ऊर्जा है इनमें से कौन सा वो उदाहरण नहीं है? जल्दी से कमेंट करें। और इसके बाद हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हर क्वेश्चन का जवाब आपने देना है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दें ताकि बढ़े हम बोर्ड पेपर की तरफ। और समय समाप्त। इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? ये जैव मात्रा पर आधारित नहीं होती है, इसलिए इसको हम जैव मात्रा का स्रोत नहीं कहेंगे। चलिएगा, अब हम बढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों की तरफ। तो इन क्वेश्चनों का जवाब आपने बड़े ही सोच समझ के देना है। चलिएगा, बढ़ते हैं बोर्ड पेपर की तरफ। 2017 का जो एक कोड है वहां पर देखते हैं कि एक अंक का जो क्वेश्चन पूछा गया इसी चैप्टर से वो कैसा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। इनमें से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है जल विद्युत, ऑप्शन डी है ताप विद्युत। फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया सेट ए में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें बच्चों कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला है। विद इन 1 मिनट आपने कमेंट कर देना है। ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं और आपने बताना है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जल्दी से कमेंट कर दें अपना राइट आंसर।
और समय 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है। इसका जो राइट आंसर क्या बनने वाला बच्चों, वो आपका बनेगा सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? Which of following is not an example of biomass energy source? और उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है चारकोल। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, चारकोल। और आपका समय शुरू होता है अब। विद इन 1 मिनट आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर देना है कि जैव मात्रा जो है उस ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये ऐसा कौन सा उदाहरण है जहां हमें जैव मात्रा बायोमास एनर्जी नहीं मिल रही है? वुड है, गोबर गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है या चारकोल है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। विद इन 1 मिनट अपने नाम के साथ आपने कमेंट करना है। आज हम ये चैप्टर लिया है, उसके बाद 2 चैप्टर और हैं साइंस के, तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे से जुड़े रहें। पहले हम उसकी डिटेल को, उनकी जो डेफिनेशन है उनको समझेंगे, उसके बाद जो MCQ क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके बाद बोर्ड वाले MCQ क्वेश्चन को भी हल करेंगे, ताकि जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो बिल्कुल आपको आते हो। और टेक्स्ट बुक को भी आप जरूर पढ़ें, टेक्स्ट बुक के बिना बातें नहीं बनने वाली, समय कम है इसलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। तो यहाँ पर देखिए जैव से कौन सी ऊर्जा प्राप्त का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? नाभिकीय। न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है बच्चों, वो क्या है? इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होती है। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ बायोगैस इज, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है इथेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। मीथेन, CO2, इथेन और हाइड्रोजन, इनमें से जो बायोगैस का जो मैक्सिमम कंटेंट है, मुख्य संघटन क्या है, वो आपने यहाँ पर बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, वहां पर हमने प्रतिशत मात्रा देखी थी और यहाँ पर केवल आपने उसका नाम बताना है। जल्दी से कमेंट कर दें, इसका जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कर दें। विद इन 1 मिनट अपने नाम के साथ कमेंट करना है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ बायोगैस इज। जल्दी से कमेंट कर दें अपने नाम के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो पूछा गया है ये 2017 के सी कोड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2017 के सी कोड में। फिर हम 2018 करेंगे, 2019 का भी पेपर करेंगे। 2020 का पेपर तो आपको पता है कि हुआ ही नहीं था। 2017, 18, 19 और 4 कोड है और समय समाप्त है। तो मैंने पहले ही बताया था मीथेन, जो मीथेन CH4 जो है वो क्या है? CH4 आपका क्या है बच्चों? ये सर्वाधिक मात्रा में बायोगैस में पाया जाता है और वो मात्रा क्या होती है? लगभग 75%। ठीक है जी, जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा,
विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, tidal एनर्जी, सोलर एनर्जी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से कमेंट कर दें कि जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं स्पेस में, वहां पर जो उनको ऊर्जा मिलती है, उनको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहती है? पवन ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। अभी हम कर रहे हैं 2017 का डी कोड, ठीक है ना। 2017 का हम डी कोड कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे 2018 वाला भी, और उसके बाद करेंगे 2019। ये अभी क्वेश्चन अभी और करने हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे और 4 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, और 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 12 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू यहाँ से इसी एक ही चैप्टर से कर लिए हैं। अभी 2 चैप्टर और करने हैं, और हमारे सेट एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन 20 है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने नाम के साथ कमेंट कर दें, और समय आपका समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपको पता है बच्चों की जब स्पेस में आप सैटेलाइट भेजी जाती है, तो वहाँ पर जो ऊर्जा का सोर्स क्या रहता है? सौर ऊर्जा, ठीक है ना। वहाँ पर विशेष प्रकार की जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों को लगाकर हम क्या करते हैं? स्पेस में उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो वहाँ पर इनमें जो सौर सेल जो लगी होती है, युक्तियाँ जो लगी होती है, वहाँ से इनको सौर ऊर्जा मिलती रहती है। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन सोलर एनर्जी कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा क्या होती है? क्या कुल ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है? इनमें से कोई नहीं। In any physical or chemical process, the total energy increase, decrease, remain unchanged. ऑप्शन डी, none of these। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट कर दें कि किसी भी जो रासायनिक प्रक्रम होता है, तो भौतिक प्रक्रम रहता है, उसमें कुल ऊर्जा पर क्या असर होता है? क्या वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, रिमेन अनचेंज्ड? और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर आपको लगता है, जो आपको पता है, वो अपने नाम के साथ कमेंट कर दें कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में क्या घटना रहती है ऊर्जा के साथ? ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होता है? और ये जो क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? 2018 के ए सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करें अपने नाम के साथ विद इन 1 मिनट। भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। समय समाप्त हो गया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? रिमेन अनचेंज्ड। यानी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा पर कोई असर नहीं आता, ना वो घटती है ना बढ़ती है, वो क्या रहती है बच्चों? अपरिवर्तित रहती है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। निम्न में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? Which of the following is not a conventional source of energy? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है जैव मात्रा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। Which of the following is not a conventional source of energy? ऑप्शन ए है बायोमास, ऑप्शन बी है सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी है विंड एनर्जी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है।
जल्दी से कमेंट कर दें अपने नाम के साथ। ऑप्शन ए है जैव मात्रा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अपने नाम के साथ कमेंट करना है। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है 2018 के बी कोड में। 2018 के बी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से कमेंट कर दें। विद इन 1 मिनट आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर और समय समाप्त। इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विच इज नॉट ए कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। निम्न में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देखिएगा ये क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराने पर खालिस्तान का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। When a plate is dropped from a height, at the time it hit the ground, the maximum part of its dash is converted into sound energy। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट कर दें। देखिए आपने क्या किया, आपने एक प्लेट ऊपर से गिराई है और प्लेट गिराने से क्या हुआ कि जैसे ही वो फर्श को टकराएगी तो एक ध्वनि पैदा हुई। जो ध्वनि पैदा हुई है वो कौन सी एनर्जी के कारण हुई। आपने ये यहाँ पर कमेंट करना है अपने नाम के साथ कि when a plate is dropped from a height, at the time it hit the ground, the maximum part of its dash is converted into sound energy। जल्दी से कमेंट करें। किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराने पर खालिस्तान का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट करें। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2018 के सी कोड में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दें। जल्दी से कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है। समय समाप्त हो चुका है। तो देखिएगा जब कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पैदा हो जाती है, गतिज ऊर्जा। तो इसका जो ए ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने गतिज ऊर्जा कमेंट किया है उन सभी बच्चों का राइट आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2018 के डी कोड की तरफ। और 2018 के डी कोड में क्या क्वेश्चन है बच्चों कि मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। During the burning of a candle, the chemical energy convert into। और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या है कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए क्या है हीट एनर्जी, ऑप्शन बी है लाइट एनर्जी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे कि आपने मोमबत्ती को जलाया होगा। तो मोमबत्ती को जलाने पर जो रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, क्या वो उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है या प्रकाश ऊर्जा में या इनमें से या दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है।
और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 के डी कोड में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है बच्चों। और इसी के साथ समय समाप्त होता है। तो बच्चों देखिएगा, जब आप मोमबत्ती जलाते हो, क्या आपने देखा है कि अगर आप अंधेरे में मोमबत्ती को जब जलाते हो तो क्या होता है, क्या आपको प्रकाश मिलता है? जी हाँ, मिलता है। ये आपको बताता है लाइट एनर्जी के बारे में। और अगर आप इस मोमबत्ती को छूने का, इसकी जो लाइट है, इसकी जो लो जो जल रही होती है, अगर आप उसको छूने का प्रयास करते तो क्या आपको लगता है कि आपका हाथ जल रहा है भी? हाथ जल रहा है मतलब वहां पर क्या है, उसके अंदर ऊष्मा भी है। यानी दोनों ए एंड बी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आप सर्दियों में हाथ सेकते हो, वहां पर प्रकाश भी होता है और वहां पर ऊष्मा भी आपको मिल रही होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया है, मोमबत्ती के जलने पर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन आया है। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित हुई है और प्रकाशीय ऊर्जा में भी परिवर्तित हुई है। 4 क्वेश्चन और करेंगे 2019 के। चलिएगा, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं 2019 का। एक और, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वुड, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन डी है कोल। तो जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर अपने नाम के साथ। 1 मिनट में आपने अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कि जो जैव मात्रा का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला? अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। अभी ये जो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, 2019 के एक कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 3 क्वेश्चन और करने हैं। 2020 का तो एग्जाम ही नहीं हुआ तो हमारे पास पेपर भी नहीं है। और जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और इसी के साथ समय समाप्त। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए लकड़ी, गोबर गैस और कोयला तीनों क्या है, तीनों ही जैव मात्रा के उदाहरण हैं। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा जो आपकी है, आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये क्या है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2019 के बी कोड की तरफ। निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से, ठीक है ना, ये जो 2019 का है, बी और सी में से ए में सेम क्वेश्चन थे। निम्न में कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन बायोगैस? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट कर दें। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम के लिए। 3-4 बार हम यहाँ कर चुके हैं और अब फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बायोगैस होती है उसका जो सर्वाधिक मात्रा में
क्या पाया जाता है? मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या हाइड्रोजन है? जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। 1 घंटे की क्लास है, सिर्फ एक क्वेश्चन और रहता है और कल हम जो नेक्स्ट जो अपना साइंस का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको लेंगे, कोशिश करेंगे उस चैप्टर को निपटा दें ताकि मैक्सिमम काम आप कर पाओ। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट करें इसका राइट आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन द बायोगैस। तो जल्दी से कमेंट कर दें। समय 1 मिनट आपको दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करें और इसी के साथ समय समाप्त चलेगा। तो आपको पता है बच्चों, जो CH4 जो मीथेन है, CH4 है जो कि कितने परसेंट होता है? 75% होता है। इज योर राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने मीथेन कमेंट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बार बार से वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। 2019 के डी को में ये फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं और आपका समय मैं शुरू करना चाहूँगा, चलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। Which of the following is not an example of biomass energy source? ऑप्शन ए है wood, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी है कोल। और आपने अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपने कमेंट करना है। कल फिर साइंस की क्लास कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। और इसी के साथ समय समाप्त। तो बहुत बार हमने क्वेश्चन किया है, इसका जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने सी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो ये हमने देखा रिवीजन की है। यहाँ पर हमने कौन कौन से पेपर किए, हमने यहाँ पर 2017 के 4 क्वेश्चन किए हैं, 2018 के किए हैं और 2019 के किए हैं। तो कुल क्वेश्चन यहाँ पर हमने 12 जो बोर्ड पेपर के किए हैं और वो भी केवल एक ही चैप्टर के लिए। अभी 2 चैप्टर और करने हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको कि जो एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनका सेट एग्जाम लिया जाना है। तो बात चल रही है दिसंबर की। तो यहाँ पर आज हमने किया है ऊर्जा के स्रोत और कल हम जो चैप्टर लेंगे चैप्टर नंबर 16 लेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये चैप्टर हम कल लेने वाले हैं। ये चैप्टर हो चुका है, तो ये 2 चैप्टर रह जाएंगे। तो कोशिश रहेगी कल एक चैप्टर और कंप्लीट करें ताकि मैक्सिमम जो काम है उसको हम कर पाएँ। तो आज की क्लास कैसी लगी है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, छोड़े जा रहे हैं पिछली क्लास के साथ। इन क्लास को आप टच करें और पहुंच जाएं इन क्लासों में। शुभ रात्रि।